हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिजेश जेआरएफ में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक शब्द विचार एवं उनके भेद पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शब्द विचार। शब्द विचार क्या है? शब्दों के शुद्ध उच्चारण, लेखन और पठन को शब्द विचार कहा जाता है। भाषा या व्याकरण के तीन अंग होते हैं। भाषा या व्याकरण के तीन अंग होते हैं। एक होता है वर्ण, दूसरा होता है शब्द, तीसरा होता है वाक्य। ध्वनियों को भाषा के अंग के रूप में इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि ध्वनियों को हम केवल मौखिक तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उनको सुनते और बोलते हैं, उनका कोई लिखित नहीं करते, क्योंकि लिखित ध्वनियों का लिखित ही वर्ण है। इसलिए ध्वनियों को हम शब्द के अंग के रूप में नहीं वर्णित करते, क्योंकि ध्वनि का लिखित रूप जो वर्ण है उसको हम ध्वनि भाषा के अंग मानते हैं। वर्ण। मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वार्थक ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। प्रत्येक सार्थक ध्वनि, मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वार्थक ध्वनि क्या है? वह है वर्ण। वर्ण को हम सुनते हैं, बोलते हैं और लिखते हैं, मतलब सुनने, बोलने और लिखने तीनों काम में यूज करते हैं। जबकि अक्षर को हम केवल सुनने और बोलने में इस्तेमाल करते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ना तो ध्वनि का कोई अर्थ होता है, ना तो वर्ण का कोई अर्थ होता है। इसलिए अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। इसलिए अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द होती है, क्योंकि वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता। अगर वर्ण का अर्थ होता तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती। वर्ण का कोई अर्थ नहीं, इसलिए अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? वो हो गई शब्द। जैसे छोटा आ या लघु आ, बड़ा आ या दीर्घ आ, छोटी ई या लघु ई, बड़ी ई या दीर्घ ई, ये सब क्या है? ये है वर्ण। ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। क्या है? मौखिक। हमने आपको बताया है कि ध्वनि जो है केवल बोलने और सुनने में यूज होती है। इसको लिखित रूप में इसका यूज हम वर्ण में करते हैं। अगर ध्वनि सार्थक है और हमने उसका लिखित रूप इस्तेमाल किया तो वो वर्ण हो जाएगी, अन्यथा वह ध्वनि है। ध्वनि अगर सार्थक रहेगी तभी वर्ण होगी। ध्वनि का सार्थक लिखित रूप वर्ण है, जबकि वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। जैसे यहाँ देखिए एक वर्ण दिया गया है पा। पा जो वर्ण है वो दो ध्वनियों के मेल से बनता है। एक पा हलंत और एक आ। क्योंकि आपको पता है कि जो व्यंजन है वो उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वो स्वरों के मेल से ही बोले जाते हैं। उसी प्रकार जो पा है एक प्रकार का व्यंजन है, तो वो पा हलंत प्लस आ जो है एक प्रकार का स्वर है, और जो पा है वो क्या है? पा हलंत जो है ये ध्वनि है, और ये है व्यंजनात्मक ध्वनि है। तो इस प्रकार दो ध्वनि के मेल से एक वर्ण बन रहा है। वो ध्वनि की जो है वो है सार्थक। ये सार्थक ध्वनि के मेल से एक वर्ण पा बनता है। जो हलंत लगता है तो इसका मतलब ये है कि ये पूर्ण नहीं है, ये अपूर्ण है। जब ये स्वर इससे मिल जाएगा तो यह पूर्ण हो जाएगा और यह वर्ण बन जाएगा। उसी प्रकार जब हलंत लग जाता है तो इसको हम आधा पा पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? आधा पा। उसी प्रकार आधा ला प्लस आ बन जाएगा वर्ण ला। उसी प्रकार आधा ना प्लस आ बन जाएगा वर्ण ना। आपको पता होगा कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों का सार्थक मेल क्या है? शब्द। जैसे हृदय एक शब्द है। तो अब देखिए ये आधा हा और प्लस री, आधा हा प्लस री एक वर्ण हो गया। उसी प्रकार आधा दा प्लस आ एक वर्ण हो गया, दो वर्ण, प्लस आधा या प्लस आ ये तीसरा वर्ण। ये तीन वर्णों के मेल से एक शब्द बन रहा है हृदय। और इसमें ध्वनि कितनी है? इसमें वर्ण तीन है, एक दो और तीन, लेकिन ध्वनि कितनी है? एक दो तीन चार पाँच छः, मतलब छः ध्वनि तीन वर्णों को बनाती है, और वह तीन वर्ण जो हैं एक शब्द को बनाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ध्वनि के मेल से जो है सार्थक मेल से वर्ण बनते हैं,
और वर्णों का जो सार्थक मेल है वो बनाता है शब्द। उसी प्रकार एक शब्द है ज्ञानी। अब ज्ञानी देखिए कितने वर्णों के मेल से बनता है। पहली जो ध्वनि है वो है आधा जा, फिर आधा इया, फिर आ। ये 3 जो ध्वनियाँ हैं ये बनाती हैं ज्ञा, एक वर्ण। फिर दूसरा है आधा ना और प्लस आ, और ये देखिए छोटी यहाँ छूट गई है, यहाँ एक बड़ी ई की ध्वनि रहेगी। तो ये 3 मिलके बनाती हैं दूसरा वर्ण। तो इस प्रकार यह एक शब्द मिलता है ज्ञानी हमको। और इसमें कितने ध्वनि प्रयोग हुई? 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 ध्वनियाँ प्रयोग हुई एक शब्द का निर्माण करने में ज्ञानी। उसी प्रकार हमारे पास सामने एक शब्द है क्षत्रिय। अब क्षत्रिय देखिए कितने वर्णों के मेल से बनता है। आधा का, मूर्धन्य सा आधा और प्लस आ। ये 3 ध्वनियों के मेल से एक वर्ण बनता है छा। फिर आगे आधा ता, आधा रा और प्लस ई। इन 3 ध्वनियों के मेल से एक दूसरा वर्ण बनता है त्रि, और प्लस आधा या प्लस आ, इससे एक वर्ण बनता है या। इस प्रकार यह 3 वर्ण जो हैं यह 1 2 3 4 5 6 7 8 ध्वनियों के मेल से 3 वर्ण बनते हैं, और वह 3 वर्ण एक शब्द का निर्माण करते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि। अब देखिए वर्ण के मेल से क्या बन रही है? ध्वनियों के मेल से वर्ण बनते हैं, वर्णों के मेल से बनते हैं शब्द। और लेकिन वह मेल सार्थक होना चाहिए, यह भी ध्यान रखिएगा। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहा जाता है, क्योंकि सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई है वर्ण। लेकिन अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वह है शब्द। जैसे एक शब्द हमको है नल, एक शब्द हमारे पास है नल। अब इस नल में देखिए 2 वर्ण है, एक है ना, इसमें हलंत लगा है प्लस आ, मतलब आधा ना प्लस आ, एक वर्ण ये हो गया। दूसरा आधा ला प्लस आ हो गया, ये 2 वर्ण हो गए। 2 वर्णों को मेल से ये बन गया नल। लेकिन इसमें ध्वनियाँ कितनी है? इसमें 4 ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार एक शब्द है फल। अब इसमें देखिए आधा फा प्लस आ, एक वर्ण ये हो गया। दूसरा वर्ण क्या हो गया? ला प्लस ला, आधा ला प्लस आ, दूसरा वर्ण ये हो गया। मतलब 2 वर्णों के मेल से, सार्थक मेल से एक शब्द फल बन गया। लेकिन इसमें 4 ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। कभी कभी एग्जाम में एक शब्द दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इसमें कितनी ध्वनियों का प्रयोग किया गया है या इसमें कितनी ध्वनियाँ हैं। वर्णों के सार्थक मेल ना होने के कारण हम इन्हें शब्द नहीं कहते। जैसे वाना, वोटी, फेटी, सेठी, ये शब्द क्या है? ये वर्णों के सार्थक मेल के योग से नहीं बने, इसलिए हम इनको शब्द नहीं कहते। क्योंकि शब्दों के लिए वर्णों का सार्थक मेल होना जरूरी है। शब्दों के भेद, शब्दों के भेद, काइंड ऑफ वर्ड। शब्दों को निम्न आधार पर बांटा गया है। शब्दों को बांटने का जो आधार है वो 5 आधार है। नंबर 1 रचना, संरचना या बनावट के आधार पर शब्द। दूसरा उत्पत्ति स्रोत के आधार पर शब्द। तीसरा अर्थ के आधार पर जो शब्दों को बांटा गया है। चौथा है विकार, व्याकरण या विवेचन के आधार पर शब्दों को बांटा गया है। पांचवा काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर भी शब्दों को बांटा गया है। तो चलिए पहला शुरू करते हैं। पहला है रचना, संरचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए एग्जाम में सीधे सीधे यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, संरचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, या बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये सब जान लीजिए कि एग्जाम के ये शब्द जो हैं क्वेश्चन हैं, इन्हीं शब्दों को देकर एग्जामिनर क्वेश्चन बना लेता है। तो रचना, संरचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द। शब्द की रचना जो है वो 4 इकाइयों के द्वारा होती है। मतलब हम 4 तरीके से शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। एक है संधि, दूसरा है समास, तीसरा है प्रत्यय, चौथा है उपसर्ग।
इन्हीं 4 तरीकों से शब्दों का निर्माण किया जाता है। चलिए, रूढ़ शब्द, जिन शब्दों का विभाजन 2 अर्थों में ना हो या जिन शब्दों का संधि ना हो, समास ना हो, प्रत्यय ना हो, उपसर्ग ना हो, उन्हें क्या कहते हैं हम? उन्हें कहते हैं रूढ़ शब्द। या जो शब्द टूटे ना, जो शब्द 2 भाग में ना टूटे, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घर, अनार, पुस्तक, कर, कलम। बस इन शब्दों को आप 2 भागों में नहीं तोड़ सकते, ना तो इसमें कोई संधि है, ना कोई समास है, ना उपसर्ग है, ना प्रत्यय है। योग रूढ़ शब्द, जब 2 रूढ़ शब्दों को जोड़कर तीसरा शब्द बनाया जाए तो उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। इनमें केवल बहुब्रीहि समास के शब्द आते हैं। योग रूढ़ शब्दों का तीसरा अर्थ प्राप्त होता है। जो योग रूढ़ शब्द होते हैं वह जब 2 रूढ़ शब्दों को जोड़ दिया जाता है तब एक तीसरा जो शब्द प्राप्त होता है उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। लेकिन वह जो तीसरा शब्द है वो तीसरा अर्थ देता है। वो क्या देता है? तीसरा अर्थ। जैसे गज, गज एक रूढ़ शब्द है। उसी प्रकार एक शब्द आनन है। इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो हमको एक तीसरा शब्द प्राप्त होता है गजानन, और इस गजानन का अर्थ होता है गणेश, भगवान गणेश। उसी प्रकार एक शब्द है, रूढ़ शब्द है लंब, दूसरा रूढ़ शब्द है उदर। इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो हमको प्राप्त होता है लंबोदर, और लंबोदर का मतलब होता है भगवान गणेश। लंबा है उदर, जिसका अर्थ है जिसका पेट लंबा है वो क्या है? भगवान गणेश है। उसी प्रकार एक रूढ़ शब्द पंख है, दूसरा रूढ़ शब्द है जा। अब जा को टूटेगा नहीं, ना तो पंख टूटेगा। पंख माने कीचड़ होता है, जा माने उत्पन्न होता है। जो कीचड़ से उत्पन्न हो अर्थात पंकज, पंकज का अर्थ होता है कमल। उसी प्रकार होता है चतुर्भुज, मतलब चतुर, मतलब एक रूढ़ शब्द चतुर हो गया जिसका अर्थ होता है 4, दूसरा हो गया भुज जिसका अर्थ होता है बाँ या भुजा, और इन दोनों को मिलाते हैं तो एक शब्द बनता है चतुर्भुज, और इस चतुर्भुज का जो अर्थ होता है वो होता है विष्णु, भगवान विष्णु। उसी प्रकार दशानन है, 10 प्लस आनन रावण को कहते हैं। त्रिलोचन है जिसके 3 लोचन है अर्थात 3 आंखें हैं, भगवान शिव। घनश्याम, घन के समान श्याम अर्थात कृष्ण भगवान। उसी प्रकार मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला अर्थात भगवान शिव। उसी प्रकार त्रिनेत्र, जिसके 3 नेत्र हैं अर्थात भगवान शिव। पीताम्बर अर्थात पीत माने पीला, और अंबर माने वस्त्र, जिसका मतलब वस्त्र जो है पीला हो अर्थात भगवान विष्णु। उसी प्रकार ये दोनों शब्द को आप याद रखिएगा, ये दोनों शब्द एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। मनोज, मनय धन जा अर्थात जो मन से उत्पन्न हो, जा माने पैदा होना या उत्पन्न होना, जो मन से उत्पन्न हो उसे मनोज कहा जाता है, और मनोज का अर्थ होता है कामदेव, और ये बहुब्रीहि समास के शब्द हैं। जल, जल धन जा, जल माने पानी, और प्लस जा माने जो उत्पन्न हो अर्थात जो जल से उत्पन्न हो अर्थात कमल। उसके बाद आता है यौगिक शब्द। यौगिक का मतलब होता है जोड़। यौगिक का मतलब जब 2 चीज़ों को हम जोड़ देते हैं या 2 से ज़्यादा चीज़ों को जोड़ दें, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, इनका कोई तीसरा अर्थ प्राप्त नहीं होता। यौगिक शब्द का मतलब होता है जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हो लेकिन इनका कोई तीसरा अर्थ प्राप्त ना हो, क्योंकि जैसे ही तीसरा अर्थ प्राप्त होगा तो ये शब्द योग रूढ़ हो जाएगा। इनमें संधि समास, बहुब्रीहि समास को छोड़कर प्रत्यय उपसर्ग से बने शब्द आते हैं। जैसे घुड़सवार, वो आप देख रहे हैं घुड़ प्लस सवार, 2 शब्द हो गया, इनका जो है योग घुड़सवार हो गए, और इनका तीसरा कोई अर्थ प्राप्त नहीं होता। उसी प्रकार रेलगाड़ी है, रेल प्लस गाड़ी। उसी प्रकार गणनायक है, उसी प्रकार सामाजिक है, समाज प्लस इक। उसी प्रकार रसोई घर है, रसोई प्लस घर। उसी प्रकार गंगा प्लस जल, गंगा जल हो गया, राज प्लस कुमार। तो आप देख रहे हैं कि इनका कोई तीसरा अर्थ प्राप्त नहीं हो रहा है, और इसी कारण इनको यौगिक कहा जाता है। अगर तीसरा अर्थ प्राप्त होने लगेगा तो वह तुरंत ही योग रूढ़ शब्द में चले जाएंगे। उसी प्रकार विद्यालय है, प्रतिदिन है, ये क्षीर सागर लिखा है, गलत लिखा है। देवालय है, देव प्लसालय है, देव पुरुष है। हिमालय है, देवभूत है, दूध वाला है, राष्ट्रपति है, और महर्षि है। दूसरा जो शब्दों को बांटने का आधार है वह उत्पत्ति या स्रोत है। उत्पत्ति या स्रोत मतलब ये है कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है या इनका स्रोत कहाँ है। मतलब ये जो इनकी उत्पत्ति है उसका स्रोत कहाँ से है, मतलब ये कहाँ से पैदा हुए हैं या ये कहाँ से ये जन्म लिए हैं। इस आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा जाता है: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इसमें एक प्रकार संकर शब्द भी आते हैं जिनका अभी हम आगे वर्णन करेंगे। तत्सम,
संस्कृत के शब्द, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं और बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत भाषा से जो भाषा क्रम का विकास है वो संस्कृत से बनती है वैदिक संस्कृत, वैदिक से बनती है लौकिक संस्कृत, लौकिक से बनती है प्राकृत, प्राकृत पाली, पाली से बनती है प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से बनती है अवहट, अवहट से प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी बनती है। तो जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं और सीधे सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। और जो परिवर्तित होते हुए वो प्राकृत से हिंदी में आ गए या पाली से हिंदी में आ गए या वैदिक संस्कृत या लौकिक से परिवर्तित होकर हिंदी में आ गए, उन्हें हम तत्भव कहते हैं। जैसे तत्सम शब्द है अग्नि, रात्रि, हस्त, क्षेत्र, कर्म, कृषि, पुष्प, री, मूर्धा, सा, छा, त्रा, ज्ञा, स्रा। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के बिगड़े शब्द, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के तो हैं लेकिन भाषा में परिवर्तित करके प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे आज, रात, हाथ, खेत, काम, खेती, पुष्प। अब जैसे देखिए संस्कृत में पुष्प फूल के लिए पुष्प शब्द का प्रयोग किया जाता है और जबकि तद्भव इसका क्या है, फूल है। उसी प्रकार खेती, खेती के लिए संस्कृत में कृषि शब्द का उपयोग किया जाता है। आगे है देशज, देश प्लस जा, इस शब्द का अर्थ होता है देश प्लस जा। देश मतलब अपने देश में, जा माने जो पैदा हुए हैं। देश के अंदर के शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं है कि यह किस भाषा के हैं, या मारवाड़ी के हैं, या पंजाबी के हैं, या ये भोजपुरी भाषा के हैं, या ये अवधी के शब्द हैं, इनका कोई पता नहीं है कि ये किस भाषा के हैं, लेकिन यह देश हमारे देश के अंदर के हैं और बहुत ही बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे जूता है, पगड़ी है, जूता है, रोड़ा है, खिचड़ी, झोला, चमाचम, ये शब्द क्या है, देशज है। विदेशज जो विदेश में जन्म लिए हैं, मतलब जो विदेश में पैदा हुए हैं या जिनकी उत्पत्ति विदेशी भाषाओं में हुई है। विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाला शब्द, विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में प्रयोग किए वाले शब्द आए ही क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत सारे आक्रांताओं ने हमारे देश पर आक्रमण किया और तथा यहाँ बहुत लंबे समय तक रहे। तो रहने के कारण उनका जो रहन सहन, भाषा और बोली है वो धीरे धीरे हमारी भाषा के साथ मिक्स हो गई और आज हम उनका प्रयोग करते हैं। जैसे अरबी भाषा के शब्द हैं औरत, अदालत, कानून, कुर्सी, कीमत, गरीब, जुर्माना, जिला, शादी, सुबह, हुक्म, हिसाब, लिफाफा, वकील, शतरंज, इज्जत, इलाज, औलाद, कबीला, ताकत, दुनिया, नतीजा, बहस, हिम्मत, इनाम, इस्तीफा, कमाल, कब्जा, जनबा, तहसील, आज़ाद, अदालत, तराजू, मालूम। ये शब्द जो हैं वो अरबी भाषा के हैं। उसी प्रकार फारसी भाषा के शब्द हैं, जैसे हिंदी हमारी खुद फारसी भाषा की शब्द है, क्योंकि जो फारसी लोग थे वो सा को हा पढ़ते थे, वो सिंध नदी को वो हिंद कहते थे, तो इसीलिए यहाँ की जो भाषा उसको वो हिंदी कहने लगे। उसी प्रकार हफ्ता, आदमी, तनख्वाह, चश्मा, बीमार, मजदूर, मजबूर, समोसा, दीवार, दरवाज़ा, नमक, ये सब क्या है, ये सब फारसी भाषा के शब्द हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। तुर्की भाषा के शब्द, कैंची है, कलंगी है, आका, चम्मच, तोप, बारूद, कालीन, खंजर, काबू, चेचक, चुगली, ये सब जो शब्द हैं ये तुर्की भाषा के हैं। अब इसको देख लीजिए। उसी प्रकार पुर्तगाली के हैं, अचार है, चाबी, संतरा, साबुन, पपीता, बाल्टी, गमला, आलू, कमीज, अगस्त, ये सब क्या है, ये सब जो है पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। कुछ शब्द जो है फ्रेंच भाषा के हैं, क्योंकि फ्रांसीसी जो हैं वो हमारे देश में आए थे, तो उनसे कुछ शब्द जो हैं यहाँ प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे काजू, कारतूस, मेयर, कूपन, अंग्रेज, मीनू, रेस्टोरेंट, सूप। कुछ रूसी भाषा के शब्द हैं, बुजुर्ग, स्पुतनिक, लूना। कुछ यूनानी भाषा के शब्द हैं, एकेडमिक, एटलस, बाइबिल, टेलीफोन, एटम। कुछ डच भाषा के शब्द हैं, क्योंकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ आई थी, तो इस प्रकार तुरुप, बम, चिड़िया, ड्रिल। संकर शब्द, ऐसे शब्द जो देसी प्लस विदेशी दोनों है। संकर का मतलब क्या होता है, हाइब्रिड, मतलब जो देसी और विदेशी भाषा से मिलकर बने हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल विदेशी भाषा का शब्द है, गाड़ी अपने यहाँ का है। किताब, घर, गोताखोर, सिनेमा घर, सिनेमा विदेशी है, घर अपने यहाँ का। लाठी चार्ज, लाठी अपने यहाँ का है शब्द है, और चार्ज जो है विदेशी शब्द है। उस प्रकार ये सब संकर शब्द है। तीसरा आधार शब्दों को बांटने का है जो है वो है अर्थ।
अर्थ के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा जाता है, एक है सार्थक, एक है निरर्थक। सार्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे एकार्थी एक जिनका एक अर्थ है, अनेकार्थी जिनके अनेक अर्थ होते हैं, पर्यायवाची विलोम शब्द, समान उच्चारित शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। निरर्थक शब्द ऐसा शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे उल्लेखो, तमका, खटखट, वाणी, वोटी, वाना, ये सब क्या निरर्थक शब्द है। शब्दों को बांटने का जो चौथा आधार है वो है विकार, व्याकरण या विवेचन के आधार पर। इन आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा जाता है, विकारी या अविकारी। अविकारी को अव्यय भी कहा जाता है। विकारी में चार प्रकार के शब्द आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। विकारी शब्द वह शब्द होते हैं जिनके लिंग वचन काल आदि के कारण परिवर्तन आता है। जिनके लिंग वचन काल आदि के कारण परिवर्तन आता है, उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन काल कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आता, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। इनकी संख्या भी चार है, जैसे संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मादि बोधक अव्यय और क्रिया विशेषण। पांचवा प्रकार है बांटने का जो आधार है वो काव्य शास्त्र के आधार पर है। काव्य शास्त्र के आधार पर शब्दों को तीन भागों में बांटा जाता है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा रूप, जहाँ किसी शब्द का सीधा रूप प्रस्तुत किया जाता है उसे हम अभिधा रूप कहते हैं। जैसे राम कच्छा का अच्छा लड़का है, यहाँ अच्छा प्रयोग करने के लिए हमने सीधे सीधे कह दिया कि राम कच्छा का अच्छा लड़का है, सुलेखा बहुत अच्छी लड़की है, वह पागल है। उसी प्रकार जब उसी चीज़ को कहने के लिए हम लक्षणों का प्रयोग करते हैं तो उसे लक्षणा रूप कहा जाता है। जैसे जहाँ किसी शब्द को करने के लिए उसके लक्षण में से कोई दूसरा शब्द ला दिया जाए, या जहाँ शब्द की तुलना की जाए तो उसे क्या कहा जाता है, लक्षणा रूप। जैसे राम कच्छा का शंकराचार्य है, अच्छा ना कहकर यहाँ सीधे शंकराचार्य जैसे संदीप कालिदास है। उसी प्रकार है व्यंजना रूप, मतलब व्यंग्यात्मक रूप। जब किसी चीज़ को कहने के लिए हम व्यंग का प्रयोग करें तो वहाँ व्यंजना रूप होता है। जैसे राम कच्छा का गोबर गणेश है, यहाँ खराब ना कहकर हमने उसे सीधे गोबर गणेश कह दिया कि राम कच्छा का गोबर गणेश है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को इसको शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।